एल्बर्ट आइंस्टाइन ने ग्रेविटी को लेकर एक ऐसा कमाल का आइडिया दिया, एक ऐसा आइडिया जिसने यूनिवर्स को देखने का हमारा नजरिया ही बदल दिया। लेकिन देखिए, किसी भी बड़े आइडिया को साबित तो करना पड़ता है ना। तो सवाल यही है कि इसे असल में साबित किया कैसे गया। बस यही वो एक सवाल था जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। न्यूटन ने ग्रेविटी को एक अनदेखी शक्ति की तरह देखा, लेकिन आइंस्टाइन ने कहा नहीं, ग्रेविटी कोई खिंचाव नहीं है, बल्कि ये स्पेस टाइम का घुमाव है। चलिए आज इसी बात की तह तक चलते हैं कि आइंस्टाइन सही थे या नहीं। तो हम आइंस्टाइन के सिद्धांत को 3 बड़े टेस्ट से गुजारेंगे। पहले देखेंगे कि लाइट कैसे मुड़ती है, फिर समझेंगे कि ग्रेविटी टाइम को कैसे धीमा करती है, और आखिर में देखेंगे कि फैसला क्या निकलता है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आइंस्टाइन का मेन आइडिया ये था कि सूरज जैसी जो भारी चीजें हैं ना, वो अपने आसपास स्पेस टाइम के फैब्रिक को, मतलब उसके ताने बाने को मोड़ देती हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक भारी बॉल को ट्रैम्पोलिन पर रख दें तो वो बीच से झुक जाता है। और यही झुकाव, यही घुमाव है जिसे हम ग्रेविटी की तरह महसूस करते हैं। मतलब प्लैनेट्स सूरज का चक्कर इसलिए नहीं काटते कि कोई फोर्स उन्हें खींच रही है, नहीं, बल्कि वो तो बस सूरज के बनाए हुए उस घुमावदार रास्ते पर चल रहे हैं। अब इस कमाल के आइडिया से 3 बहुत ही साफ, टेस्ट करने लायक भविष्यवाणियां निकली। तो सवाल ये है कि साइंटिस्ट इन्हें परखने के लिए निकले कैसे। आइए देखते हैं। तो ये है पहला टेस्ट। आइंस्टाइन ने भविष्यवाणी की कि ग्रेविटी इतनी पावरफुल है कि वो लाइट के रास्ते को भी मोड़ सकती है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम सूरज ग्रहण के टाइम सूरज के ठीक बगल में किसी दूर के तारे को देखें तो वो तारा हमें अपनी असली जगह पर नहीं दिखेगा। सोचिए जरा, इसको ऐसे समझिए। मान लीजिए एक तारे से लाइट सीधी लाइन में हमारी तरफ आ रही है, लेकिन जब वो सूरज के पास से गुजरती है तो सूरज की जबरदस्त ग्रेविटी स्पेस टाइम को मोड़ देती है। अब लाइट को तो उसी मुड़े हुए रास्ते पर चलना पड़ता है, इसलिए जब वो हम तक पहुंचती है तो हमें ऐसा लगता है कि वो किसी और जगह से आ रही है। मतलब तारा अपनी जगह से खिसका हुआ दिखता है। और देखिए, आइंस्टाइन ने सिर्फ ये नहीं कहा कि लाइट मुड़ेगी, उन्होंने बिल्कुल सटीक नंबर बताया, 1.75 आर्क सेकेंड। अब आप सोच रहे होंगे ये कितना छोटा है, तो समझिए, ये ऐसा है जैसे आप 2 किलोमीटर दूर से एक सिक्के को देख रहे हों। ये इतना छोटा एंगल है कि यकीन करना मुश्किल है, लेकिन सब कुछ साबित करने के लिए बस यही काफी था। अब शुरू में इस छोटे से बदलाव को नापना लगभग नामुमकिन था। एस्ट्रोनॉमर्स को सूरज ग्रहण जैसी दुर्लभ घटनाओं का इंतजार करना पड़ता था, और तब भी जो रिजल्ट्स आते थे वो बहुत साफ नहीं थे। लेकिन फिर आए 1970s और रेडियो टेलीस्कोप्स ने पूरा खेल ही बदल दिया। इनकी मदद से सूरज के पास से गुजरने वाले दूर के क्वेज़ार्स को बड़ी आसानी से और कमाल की सटीकता के साथ ट्रैक किया जा सकता था, वो भी दिन की रोशनी में। और जो नतीजे आए वो तो बस कमाल थे। NRO एक्सपेरिमेंट का जो डेटा था, जो यहाँ आपको डॉट्स और ट्रायंगल्स में दिख रहा है, वो आइंस्टाइन की भविष्यवाणी वाली लाइन से, यानी इस सॉलिड लाइन से एकदम परफेक्ट मैच कर गया। तो पहला टेस्ट कामयाब। अगला टेस्ट तो और भी ज्यादा हैरान करने वाला है। आइंस्टाइन ने कहा कि ग्रेविटी सिर्फ स्पेस को नहीं बल्कि टाइम को भी मोड़ती है। मतलब एक मजबूत ग्रेविटेशनल फील्ड में, जैसे कि धरती की सतह पर, टाइम स्पेस के मुकाबले थोड़ा धीरे चलता है। अब इस असर को नापने का एक तरीका है ग्रेविटेशनल रेडशिफ्ट नाम की एक चीज से। इसे आसान भाषा में ऐसे समझिए, अगर कोई घड़ी ग्रेविटी के गहरे कुएं में है जहां टाइम धीरे चल रहा है, तो वो जो लाइट सिग्नल भेजेगी उसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी। जब वो लाइट ग्रेविटी से बाहर निकलती है तो वो एनर्जी खो देती है और उसकी वेवलेंथ लाल रंग की तरफ खिसक जाती है। साइंटिस्ट्स बस इसी बदलाव की तलाश में थे। तो 1976 में साइंटिस्ट ने एक बहुत ही चालाक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने एक रॉकेट पर एक बेहद सटीक एटॉमिक क्लॉक लगाई और उसे 10,000 किलोमीटर सीधा ऊपर स्पेस में भेज दिया। आइडिया सिंपल था, जमीन पर रखी घड़ी और रॉकेट वाली घड़ी की टिक टिक को कंपेयर करना। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी मुश्किल थी। रॉकेट की स्पीड की वजह से जो डॉपलर इफेक्ट पैदा हो रहा था, ठीक वैसे ही जैसे एम्बुलेंस का सायरन पास आने पर बदलता है, वो उस छोटे से ग्रेविटेशनल इफेक्ट से, जिसे वो नापने की कोशिश कर रहे थे, लगभग 10 लाख गुना ज्यादा बड़ा था। तो सवाल ये था कि इतने बड़े शोर में से उस छोटे से सिग्नल को अलग कैसे किया जाए। इसका जो सॉल्यूशन निकाला गया वो बहुत ही सरल और शानदार था। उन्होंने जमीन से रॉकेट को एक सिग्नल भेजा और रॉकेट ने उसे तुरंत वापस भेज दिया।
इस आने जाने की यात्रा ने रॉकेट की स्पीड से पैदा होने वाले ज्यादातर डॉपलर इफेक्ट को अपने आप ही कैंसिल कर दिया। और बस इसी कैंसिलेशन की वजह से वो उस छोटे से लगभग न दिखने वाले ग्रेविटेशनल रेडशिफ्ट को देख पाए। और जानते हैं क्या, उन्हें वो मिला ठीक उतनी ही मात्रा में जितनी आइंस्टाइन ने भविष्यवाणी की थी। और बात यहीं खत्म नहीं हुई। वाइकिंग स्पेसक्राफ्ट ने मंगल से धरती पर सिग्नल भेजे जो सीधे सूरज की ग्रेविटी से होकर गुजरे। थ्योरी के हिसाब से सिग्नल को थोड़ा धीमा हो जाना चाहिए था और बिल्कुल यही हुआ। कुछ माइक्रोसेकंड की देरी हुई, ठीक जैसा आइंस्टाइन ने कहा था। तो दूसरा टेस्ट भी कामयाब। अब चलते हैं आखिरी चुनौती की तरफ। अब आते हैं हमारी आखिरी केस फाइल पर, एक ऐसी पहेली जिसने एस्ट्रोनॉमर्स को दशकों से उलझा रखा था, मर्क्यूरी यानी बुध ग्रह का अजीब ऑर्बिट। देखिए, मामला ये था, न्यूटन के ग्रेविटी के नियमों का इस्तेमाल करके एस्ट्रोनॉमर्स ने बाकी प्लैनेट्स के खिंचाव की वजह से मर्क्यूरी के ऑर्बिट में होने वाली डगमगाहट का हिसाब लगाया। उनके कैलकुलेशन के मुताबिक इसे हर सदी में 55,576.62 आर्क सेकंड डगमगाना चाहिए था। लेकिन जब उन्होंने असल में मर्क्यूरी को देखा तो पाया कि वो थोड़ा तेज यानी 56,060 आर्क सेकंड प्रति सदी की रफ्तार से डगमगा रहा था। ये फर्क बहुत छोटा था, हर सदी में सिर्फ 43 आर्क सेकंड का, लेकिन ये बहुत जिद्दी था। ये कहीं जा नहीं रहा था। कुछ लोगों ने तो ये भी सोचा कि शायद सूरज और मर्क्यूरी के बीच एक और अनदेखा प्लैनेट है जिसका नाम उन्होंने बल्कन रख दिया था, पर वो कभी मिला ही नहीं। न्यूटन की फिजिक्स इस छोटे से अंतर को समझा ही नहीं पा रही थी। और फिर आए आइंस्टाइन। उन्होंने महसूस किया कि मर्क्यूरी एक फ्लैट स्पेस में नहीं घूम रहा, वो तो सूरज के बनाए हुए एक मुड़े हुए स्पेस टाइम में घूम रहा था। और जब उन्होंने इसके लिए कैलकुलेशंस की तो उनकी थ्योरी ने हर सदी में ठीक 42.98 आर्क सेकंड की एक्स्ट्रा डगमगाहट की भविष्यवाणी की। बिल्कुल वही नंबर जो गायब था। पहेली सुलझ चुकी थी। तो 3 भविष्यवाणियां और उन्हें परखने के लिए 3 अलग-अलग कमाल के सटीक एक्सपेरिमेंट्स। अब वक्त है फैसला सुनाने का। तो एक नजर डालते हैं। लाइट का मुड़ना कंफर्म्ड, टाइम का धीमा होना कंफर्म्ड, मर्क्यूरी का वो अजीब ऑर्बिट पूरी तरह से सॉल्व हो गया। हर एक चुनौती में आइंस्टाइन के आइडियाज एकदम खरे उतरे। इन शानदार एक्सपेरिमेंट्स ने न्यूटन के यूनिवर्स को देखने के नजरिए को हमेशा के लिए बदल दिया और आइंस्टाइन के जनरल रिलेटिविटी के सिद्धांत को ग्रेविटी की हमारी सबसे अच्छी समझ के तौर पर स्थापित कर दिया। ये कोई अनदेखी ताकत नहीं है, बल्कि ये तो खुद ब्रह्मांड का आकार है। और ये हमें एक आखिरी सवाल पर लाके छोड़ देता है। आइंस्टाइन की थ्योरी इतनी कामयाब रही है, लेकिन ये भी परफेक्ट नहीं है। ये हमें ये नहीं बता सकती कि एक ब्लैक होल के सेंटर में क्या होता है। तो अगला बड़ा सवाल ये है, इसके आगे क्या है? विज्ञान का सफर हमेशा जारी रहता है।